बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ये चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर तक मैंने पढ़ा दिया है और ये जो बुक है वो 11th में भी काम देता है और 12th में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए हम लोग मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। किताब का ही नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से आगे बढ़ी, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। ठीक है, ये कहानी है एक तरफ से इंग्लिश की कहानी, इंग्लिश के जीवन की कहानी कि इंग्लिश कैसे यहाँ तक आज पूरे दुनिया में पॉपुलर है। तो क्यों पॉपुलर है उसकी वजह से। तो हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश पढ़ा, आज हम लोग मिडिल इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है। द ईयर AD 1066 इज़ जनरली टेकन टू बी द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। 1066 ईस्वी में सामान्यतया ये माना जाता है कि ये जो है 1066 ईस्वी वो ओल्ड इंग्लिश का अंतिम वर्ष था। मतलब 1066 ईस्वी में ओल्ड इंग्लिश का दौर ख़त्म हो चुका था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। बट मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। लेकिन मिडिल इंग्लिश जो है वो करीब एक सेंचुरी, एक शताब्दी, मतलब 100 वर्षों के बाद ये अस्तित्व में आया। मिडिल इंग्लिश जो है वो इसके ख़त्म होने के 100 वर्षों के बाद अस्तित्व में आया। 100 वर्ष। अब आप सोचिएगा फिर ये जो मिडिल का वर्ष था, मिडिल का जो एज है, बीच का जो 100 वर्ष है, वो कौन सी इंग्लिश का एज है। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है और कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होती है तो वो बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ओल्ड इंग्लिश का दौर 1066 ईस्वी तक ख़त्म हो चुका था और जो इंग्लिश के जो राइटर सब थे वो अब धीरे धीरे मॉडर्न इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे थे और इसकी वजह से 100 वर्षों के बाद मिडिल इंग्लिश जो है वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका था, स्थापित हो चुका था। बीच में 100 वर्ष का समय लगा मिडिल इंग्लिश को अपना पैर जमाने में। फॉर द रीजन्स स्टेटेड अर्लियर, और वो कुछ कारण है जो आपको पहले बता दिया गया है, आप पिछले चैप्टर्स देखें वो आप समझ जाएंगे। 10 इसलिए मिडिल इंग्लिश पीरियड इज़ एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम AD 1150 टू 1500। जो मिडिल इंग्लिश का जो एज है, मिडिल इंग्लिश का जो समय है वो 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक को माना जाता है। एट ईच एंड देयर इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। प्रत्येक, एट ईच एंड देयर का मतलब होता है प्रत्येक, हर जगह। ये जो पीरियड था, ये जो ट्रांजिशन का पीरियड था, ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, बदलाव का जो ये समय था, ये जो अवधि थी, व्हेन द लैंग्वेज सीम्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। जब कोई लैंग्वेज अपने प्रचुर प्रवाह में हो, अपने खूब समृद्धि में हो, खूब फल फूल रहा हो, बढ़ रहा हो, वो उस समय का दौर था ये ईस्वी जो है। 2 सिग्निफिकेंट इवेंट्स, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्टिंग्विश मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को डिस्टिंग्विश करती है, पहचानती है, अंतर दोनों में बताती है। वो दोनों घटनाएं क्या घटी जिसकी वजह से मिडिल इंग्लिश जो है वो मॉडर्न इंग्लिश से अलग हो गया। दीज आर, वो दोनों घटनाएं हैं। पहला है द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद मिडिल इंग्लिश पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया। प्रिंटिंग मतलब प्रिंटिंग, किताब प्रिंट होने लगे मशीन से। और दूसरा है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। और ये जो ग्रेट वॉवेल जो है AEIOU, इसका इस्तेमाल किस तरह से हो, कहाँ पे हो, ये एक फिक्स कर दिया गया कि वॉवेल का इस्तेमाल यहाँ होगा, इस तरह से होगा। नहीं तो ओल्ड इंग्लिश में वॉवेल के इस्तेमाल का कोई जगह नहीं था, कोई ठीक नहीं था, कहीं भी वॉवेल का यूज़ कर दिया जाता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में उस चीज़ को हटा दिया गया, उसे ही कहा जाता है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। टुडे, आज, इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द प्रिंटिंग मशीन। आज ऐसी दुनिया की कल्पना हम नहीं कर सकते जो प्रिंटिंग मशीन के बिना हो, क्योंकि हर चीज़ छपती है। बिना छपी हुई चीज़ हम कैसे देख सकते हैं। तो बिना प्रिंटिंग मशीन के दुनिया की कल्पना हम नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, लाइन बाय लाइन आप लोग देखें। कहीं पर अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करें, अपना डाउट क्लियर करें, पूछें हमसे जो भी आपको पूछना हो। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें लगता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं। और लाइक कर दें अगर अच्छा, हमें भी अच्छा लगता है। और ये आपका ही चैनल है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए आगे पढ़ते हैं।
द प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय विलियम कैक्सटन, ये जो प्रिंटिंग प्रेस था वो बनाया गया था, सेट किया गया था किसके द्वारा? विलियम कैक्सटन के द्वारा सबसे पहले एट द वेस्टमिंस्टर एबे, जगह का नाम था वेस्टमिंस्टर एबे जो इंग्लैंड में था और ये स्थापित हुआ था 1476 ईस्वी में। हैज़ प्लेड अ हिस्टोरिकल रोल, इसने एक ऐतिहासिक रोल, अभिनय जो है, मदद वो उसने किया किसमें? इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के विकास में। बिकॉज इट हेल्प्ड टू स्टैंडर्डाइज द लैंग्वेज, क्योंकि जो प्रिंटिंग मशीन है उसने इस लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया, मतलब एक प्रमाणित कर दिया, इस लैंग्वेज को एक फिक्स कर दिया कि ये लैंग्वेज इस तरह से लिखी जाएगी, इस तरह से इसका विकास होगा, उसका ग्रामर सेट कर दिया गया, हर चीज़ सेट कर दी गई। इसी की वजह से आज आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच इंग्लिश का ग्रामर है, सब कुछ सूटेबल है, कोई सीखना चाहे, रूल रेगुलेशंस हैं, सीख सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वाइल, जबकि मिडिल इंग्लिश वाज डायलेक्टियल, जो मिडिल इंग्लिश थी वो डायलेक्टियल थी। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज एक डायलेक्टियल लैंग्वेज है। वो जैसे आप कोई भी भाषा बोलते हैं, जैसे हम लोग मैथिली बोलते हैं, मिथिला से हैं, तो आप लोग हो सकता है कोई भोजपुरी बोलते हो, कोई मगही बोलते हो, कोई हिंदी बोलते हो, तो एक भाषा का उपभाषा होता है, ठीक है। जैसे एक मेन भाषा हो गया और उसी के तर्ज पर थोड़ा उसके बोल चाल में थोड़ा चेंजिंग आ जाती है, तो वो जो भाषा है, वो आप लोग भोजपुरी सुनते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग लोगों का जो एक्सेंट है, बोलने का जो तरीका है भोजपुरी, वो थोड़ा अलग है। मैथिली बोलने का तरीका लोगों का कुछ अलग है, हिंदी बोलने का तरीका कुछ अलग है, और कुछ ऐसी उपबोली भी होती है जिनका अपना अस्तित्व होता है, अपना ग्रामर भी हो सकता है, अपना तरीका भी हो सकता है, उसे डायलेक्ट कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। तो ये जो इंग्लिश थी, वो मिडिल इंग्लिश, वो एक डायलेक्टियल भाषा थी, बोली थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी। मॉडर्न इंग्लिश इज़ ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और ये जो मॉडर्न इंग्लिश है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गया ये प्रिंटिंग प्रेस के बाद। दाउ, यद्यपि इट ऑल्सो हैज़ रीजनल एंड इंटरनेशनल वेराइटीज़, जहाँ पर इंग्लिश का जो मेन रीजन है, जो क्षेत्र है जहाँ पर इंग्लिश की शुरुआत हुई, जो सबसे पहले लोगों ने बोलना शुरू किया होगा जिस जगह पे, जिस देश में, वहाँ के इंग्लिश में, और जो इंटरनेशनली जो इंग्लिश बोली जाती है, दोनों इंग्लिश में बहुत अंतर है। आप देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। द अदर मेजर लिंग्विस्टिक चेंज नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, लिंग्विस्टिक चेंज, जो बोलने का जो तरीका है, देखिए वॉवेल में जैसे ही चेंज होगा, वॉवेल साउंड में, तो बोलने के तरीके में भी चेंज होगा। तो ये जो लिंग्विस्टिक चेंज है वो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के बाद बदल गया, इंग्लिश बोलने का तरीका बदल गया। पहले इंग्लिश अलग तरीके से बोली जाती थी। अगर उस ज़माने के मॉडर्न इंग्लिश से पहले की इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश से पहले का इंग्लिश अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है आपके समझ में भी ना आए क्या बोला जा रहा है, क्योंकि उसका जो साउंड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। इन्वॉल्व्ड अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स, जो इंग्लिश के लॉन्ग वॉवेल्स हैं उनके उच्चारण में काफ़ी बदलाव आया। अब बोलिएगा कि सर लॉन्ग वॉवेल्स क्या होते हैं? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लॉन्ग वॉवेल्स और शॉर्ट वॉवेल्स। आप कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे मैं एक वर्ड लूँ RAY, रे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए RAY रे, थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, BAY बे, बात समझ रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम अगर बोलते हैं RAT रैट, तुरंत खत्म हो गया, रैट, कैट, मैट, ठीक है। लेकिन रे, बे, एरे, बात समझ रहे हैं। तो ये सब जो वर्ड है वो थोड़ा लंबा वर्ड हो जाता है, लंबा वॉवेल का यूज़ हो जाता है साउंड का, उसे हम लोग लॉन्ग वॉवेल्स कहते हैं। और जब वॉवेल छोटा हो जाए, तुरंत यूज़ हो जाए, तो उसे शॉर्ट वॉवेल कहते हैं। द चेंजेस बिगेन इन अबाउट AD 1400 एंड वेयर फुल्ली एस्टेब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द मिडिल पीरियड। ये जो चेंज है वो 1400 ईस्वी में शुरू हुआ और मिडिल इंग्लिश के ख़त्म होते होते, मॉडर्न इंग्लिश के शुरू होने से पहले ये चेंज जो है वॉवेल का वो बैठ गया अच्छे से, उसके बाद उसमें चेंज नहीं आया। दीज फोनोलॉजिकल चेंजेस, फोनोलॉजिकल का मतलब होता है बोलने में, उसके प्रोनाउंसिएशन में जो चेंजिंग होता है वो, आर सीन एज द लास्ट बैरियर। इसको
जो फोनोलॉजिकल जो चेंज है, जो बोलने का जो तरीका है, इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे बोलें, आप अभी जो बोल रहे हैं वर्ड्स को, आज से अगर आप 200 साल 500 साल पीछे जाएं, मॉडर्न इंग्लिश सॉरी मिडिल इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में जाएं, तो उस समय इंग्लिश बोलने का तरीका, उसके वर्ड का उच्चारण करने का तरीका बिल्कुल अलग था। इसे हम लोग लास्ट बैरियर, बैरियर का मतलब होता है एक बांध, एक कड़ी जो दो चीज़ को अलग करती है, बॉर्डर बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, जंजीर बोल सकते हैं। वो जंजीर का काम कर रहा था, बॉर्डर का काम कर रहा था, किसके किसके बीच में, बिटवीन द इंग्लिश ऑफ द अर्ली टाइम्स एंड दैट ऑफ नाउ। आज का जो इंग्लिश है और पुराने ज़माने की जो इंग्लिश थी, दोनों में ये जो फोनोलॉजिकल जो चेंज है, प्रोनाउंसिएशन का, उच्चारण का जो चेंज है, वो दोनों के बीच एक बैरियर का काम करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश क्या है? मिडिल इंग्लिश के कुछ डायलेक्ट्स हैं, मतलब मिडिल इंग्लिश अलग अलग उपभाषाओं में विभाजित है, बोलने के तरीकों में अलग अलग विभाजित है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिगर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज द फैक्ट दैट डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश एग्जिस्टेड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म। मिडिल इंग्लिश का जो एक स्ट्राइकिंग फीचर है, जो एकदम बहुत बढ़िया जो उसका गुण है, ठीक है, वो गुण ये है कि ये जो मिडिल इंग्लिश का जो डायलेक्ट है इंग्लिश एग्जिस्टेड इन बोथ, वो जो डायलेक्ट है वो दोनों में एग्जिस्ट करता है, दोनों में उसका अस्तित्व है, बोलने में भी और लिखने में भी। देयर आर नो सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड एंड द लैंग्वेज वेराइड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इस लैंग्वेज का कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश का एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है कि एक ही तरह से हर देश में बोली जाएगी। आप अलग अलग देशों में जाएंगे तो इंग्लिश का जो टोन है वो आपको बदला हुआ नज़र आएगा। आप अमेरिकन इंग्लिश बोलिए और आप इंग्लैंड की इंग्लिश बोलिए, दोनों में बहुत अंतर है। आप सीखेंगे जब तब आपको पता चलेगा। तो ये जो इंग्लिश है वो अलग अलग देशों में चेंज होता जाता है। फर्दर आगे, OE मतलब ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट्स। ओल्ड इंग्लिश के 4 बोलियाँ थी, 4 डायलेक्ट्स थे, बट मिडिल इंग्लिश हैड 1 मोर, लेकिन मिडिल इंग्लिश की 5 डायलेक्ट्स से एक ज़्यादा। दे वेयर नोन एज नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिश। ओनली द लास्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन जो लास्ट जो है कैंटिश जो इंग्लिश है बोली, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये सारी जो बोलियां हैं वो चेंज हो गई। द नॉर्दम्ब्रियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो नॉर्दम्ब्रियन बोली थी वो आज नॉर्दर्न हो गई। वेस्ट सैक्सन जो थी इज़ नाउ सॉदर्न, वो सॉदर्न हो गई। एंड मर्सियन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डायलेक्ट्स, और मर्सियन जो बोली थी वो 2 भागों में बट गई। वो ईच केम टू बी नोन एज ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड, और जो मर्सियन इंग्लिश थी वो 2 भागों में बट गई, ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश और वेस्ट मिडलैंड इंग्लिश बोली। मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, और आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो मॉडर्न इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो ईस्ट मिडलैंड जो बोली है उसी से निकली है, उसी इंग्लिश हम लोग, वही इंग्लिश हम लोग सीखते हैं, ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश। A number of factors together with geographical consideration led to a situation where the East Midland dialect became the most important and useful to the people of this age. Number of factors, कई फैक्टर हैं, कई तथ्य हैं जिसकी वजह से टुगेदर विद द जियोग्राफिकल कंसिडरेशन, ये जो जियोग्राफिकल का मतलब होता है भौगोलिक, और कंसिडरेशन का मतलब होता है ध्यान, जो अलग अलग भौगोलिक लिहाज से, भौगोलिक ध्यान से जो अलग अलग फैक्टर हैं, अलग अलग तथ्य हैं, जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ, ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां ये जो ईस्ट मिडलैंड जो डायलेक्ट है जो हम लोग बोल रहे हैं इंग्लिश, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया और सबसे यूज़फुल हो गया लोगों के लिए। आज के ज़माने के लोगों के लिए ईस्ट मिडलैंड जो डायलेक्ट है, जो बोली है इंग्लिश की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं, वही हम लोग सीखते हैं। मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश। जो मिडिल इंग्लिश में जो वर्ड्स आए वो बहुत सारे वर्ड्स फ्रेंच से आए, ठीक है, पढ़ते हैं आपको खुद समझ में आएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रूल इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में फ्रांस के लोगों ने रूल किया, शासन किया,
उसकी वजह से वहाँ के इंग्लिश में बहुत सारे लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट आए, बोलने का जो असर है वो आया। जैसे हमारे देश में इंग्लिश क्यों आया? हाँ, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया। अगर अंग्रेज़ों ने हम पर शासन नहीं किया होता, हम लोगों ने अंग्रेज़ों पर शासन किया होता, तो इंग्लैंड के लोग हिंदी बोल रहे होते। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग इंग्लिश इसलिए बोल रहे हैं, हम लोगों को इंग्लिश इसलिए सीखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर सारा ऑफिस का जो वर्क होता है वो अंग्रेज़ लोग इंग्लिश में करते थे और वही अभी तक चला आ रहा है। इसलिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। उसी तरह जब इंग्लैंड में फ्रांस के लोगों ने जब आक्रमण शासन किया तो इंग्लिश पर फ्रांस के कई वर्ड, फ्रेंच वर्ड आ गए, घुस गए। Was that a large number of French words entered the language? लैंग्वेज में घुस गए। Many of these words are related to the dignity and honor of the royal office. राजशाही ऑफिस से संबंधित और डिग्निटी एंड ऑनर, जो मान मर्यादा जो होता है, सम्मान, उससे संबंधित जो वर्ड्स हैं, उससे संबंधित जो उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, वो काफ़ी वर्ड्स यहाँ पर इंग्लिश में आए। कुछ एग्जाम्पल भी दिए होंगे, हम लोग पढ़ेंगे उसको। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर, उसमें से कुछ वर्ड्स जो वर्ड्स हैं रॉयल्टी, रियल्म, होमेज, ये सारे वर्ड्स फ्रेंच वर्ड हैं, फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए हैं, जो इंग्लिश में घुस गए। इंग्लिश वर्ड्स के रूप में अब हम लोग इसे पढ़ते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये रियलिटी में फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड है। ठीक है, रॉयल्टी, रियल होमेज, प्रिंस, प्रिंसेस, ड्यूक, डचेस, पैलेस, कैसल, हॉल एंड सॉवरिन, ये सारे वर्ड्स आप इसको एक तरफ से नोट कर लें और डिक्शनरी में से इसका मीनिंग नोट कर लें। द फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाज ग्रेजुअल, फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रांस के लोगों का फ्रेंच भाषा का जो प्रभाव था वो ग्रेजुअल था, धीरे धीरे था, लेकिन सिग्निफिकेंट, लेकिन महत्वपूर्ण था। ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच फ्रेंच भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इंग्लिश लैंग्वेज पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट, एक एस्टीमेट के अनुसार, अनुमान के अनुसार, अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स वेयर ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में करीब 10,000 वर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज से आए। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय, आउट ऑफ दीज ऑलमोस्ट 75% आर इन यूज टूडे। इन 10,000 में से करीब 75% मतलब 7,500 वर्ड्स आज इंग्लिश में यूज़ हो रहे हैं आज के ज़माने में। दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू लॉ, ये सारे वर्ड्स लॉ से संबंधित है, कानून से जो संबंधित वर्ड्स होंगे वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए हैं अधिकतर। लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन से जो संबंधित वर्ड्स हैं। रिलीजन, धर्म से संबंधित वर्ड्स, और फैशन, फैशन से संबंधित वर्ड्स जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए हैं। अनदर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस और मिडिल इंग्लिश वाज दैट ऑफ लैटिन। बाद में जो फिर इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पर जो असर पड़ा वो लैटिन भाषा का पड़ा। सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम लैटिन केम डायरेक्टली, कुछ वर्ड्स लैटिन भाषा से डायरेक्ट इंग्लिश में घुस गए। इसलिए इंग्लिश कोई एक भाषा नहीं है दोस्तों, इंग्लिश जो है वो कई भाषाओं का मेल है, कई भाषाओं से वर्ड्स इंग्लिश को मिले हैं। ठीक है, बट सम इंटर्ड थ्रू फ्रेंच, लेकिन कुछ लैटिन वर्ड जो है वो पहले फ्रेंच में गए और फिर फ्रेंच से आए इंग्लिश में, और वे सारे वर्ड्स जो थे वो साइंस से रिलेटेड थे, मेडिसिन, लॉ, लिटरेचर से संबंधित थे। कुछ जो उधार लिए गए बोरोड वर्ड्स हैं, उधार लिए गए शब्द वो यहाँ पर हैं। हिस्ट्री, इंडेक्स, इंटेलेक्ट, लीगल, मैग्नीफाई, पिक्चर, जीनियस, समरी, सब्सटीट्यूट, टेम्परेचर, मैग्नीफाई एंड प्राइवेट। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। मिडिल इंग्लिश ग्रामर, मिडिल इंग्लिश का ग्रामर कैसा था? द मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस्ड एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंजेस इन द फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम इन इंग्लिश। जो मिडिल इंग्लिश का जो अवधि था, जो समय था, जो पीरियड था, जो अंतराल था, वो विटनेस्ड, वो गवाह था। किसका गवाह था? एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंजेस। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत व्यापक, एंड फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत जो परिवर्तन हुए। किसमें? फोनोलॉजिकल, जो फोनोलॉजिकल, फोन मतलब क्या होता है? फ़ोन जब भी सुने आप लोग, फ़ोन जिस भी वर्ड में फ़ोन हो, फ़ोन का मतलब टेलीफोन शब्द, उसके ध्वनि से संबंधित, हम जो बोलते हैं, हम जो उच्चारण करते हैं, प्रोनंसिएट करते हैं, उससे रिलेटेड जो परिवर्तन है।
एंड ग्रामेटिकल सिस्टम, और ग्रामेटिकल सिस्टम जो है उसमें जो इंग्लिश का जो ग्रामर है उसमें बहुत सारे चेंज हुए मिडिल इंग्लिश में। द चेंजेस इन द ग्रामेटिकल सिस्टम रिड्यूस्ड इंग्लिश फ्रॉम अ हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज। ग्रामेटिकल चेंजेस जैसे ही हुआ इसने इंग्लिश को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया और रिड्यूस किया, कम किया इंग्लिश को। क्या कम किया इंग्लिश में? जो इंग्लिश थी वो हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज थी। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है परिवर्तन। इंग्लिश में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते थे, कुछ वर्ड्स आ गए, ग्रामर कुछ हो गया, किसी ने कुछ लिख दिया, मतलब एक किसी राइटर ने कुछ लिख दिया तो दूसरे राइटर को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसने अपना कुछ ग्रामेटिकल चेंजेस कर दिया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो कोई भी लिखते हैं वो सबको समझ में आती है क्योंकि सिस्टम बन चुका है। ठीक है, लैंग्वेज को इन्फ्लेक्टेड होने से कम कर दिया टू एन एनालिटिक वन, और ये जो इंग्लिश है वो अब एक एनालिटिक लैंग्वेज बन चुकी है, विश्लेषणात्मक भाषा जो है वो बन चुकी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में फिर काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। आप स्पोकन इंग्लिश देखिएगा तो वो जो मिडिल इंग्लिश है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, उससे काफ़ी अलग हो रहा है। और आने वाले दिनों में इंग्लिश में इसी तरह के कई परिवर्तन आते जाएंगे। ठीक, जैसे पहले डॉक्टर होता था तो पूरा डॉक्टर लिखते थे, अब DR लिख देते हैं, हो गया डॉक्टर। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह ER लिख देते हैं इंजीनियर, TR लिख देते हैं टीचर। तो वो पूरे वर्ड के रूप में यूज़ किए जाएंगे आने वाले दिनों में, अभी भी यूज़ हो रहा है। तो क्या हुआ, छोटा हो गया ना। डॉक्टर था DOCTOR इतना बड़ा, अब हो गया DR डॉक्टर, तो छोटा हो गया। तो धीरे धीरे जो है इंग्लिश में और भी कई सारे परिवर्तन आते जाएंगे जिस पर हमें निगाह रखना है। ड्यू टू सर्टेन फोनेटिक चेंजेस, फोनेटिक फिर से जो ध्वनि वाला जो चेंजेस है उसकी वजह से इन द लैंग्वेज द वर्ड एंडिंग्स दैट सर्व्ड एज मार्कर ऑफ नंबर, जेंडर, केस एंड टेंस वेयर सो अल्टर्ड इन दियर प्रोनाउंसिएशन एज टू लूज दियर डिस्टिंक्टिव फॉर्म। जो नंबर, पर्सन, केस और टेंस आप लोग ग्रामर पढ़ते होंगे उसमें काफ़ी चेंजेस हुए ध्वनि परिवर्तन की वजह से, उसके उच्चारण में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से। एंड देयर फॉर दियर यूजफुलनेस, उसकी उपयोगिता भी बढ़ी। ठीक है, ऑल बट अ फ्यू ओल्ड इंग्लिश नाउन, कुछ ओल्ड इंग्लिश के जो नाउन हैं, कुछ वर्ब हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं, जो एंडिंग्स हैं, डाइड, मर गए। एंड ग्रामेटिकल रिलेशंस बिगेन टू बी इंडिकेटेड बाय फिक्स्ड पैटर्न ऑफ वर्ड ऑर्डर, और उसके बाद ओल्ड इंग्लिश ख़त्म होने के बाद ग्रामेटिकल जो पैटर्न है वो एक फॉर्मूला पे, जैसे आप लोग टेंस पढ़ते होंगे तो हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का पैटर्न ओल्ड इंग्लिश में नहीं था। ठीक है, ये पैटर्न जो है वो बदल गया, शुरू हो गया। thus इसलिए द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस एंड द फिक्सिंग ऑफ वर्ड ऑर्डर वे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जो इन्फ्लेक्शन था, इंग्लिश लैंग्वेज जो बदल रहा था बहुत तेज़ी से, कुछ से कुछ लिखा जाता था, किसी वर्ड को कैसे भी उसकी स्पेलिंग ठीक नहीं थी। ठीक है, उसमें काफ़ी चेंज हुआ, वो फिक्स हुआ इस पीरियड के दौरान। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज था, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अनदर मेजर phenomenon to have occurred during this time is known as the great vowel shift। इस पीरियड के दौरान जो सबसे बड़ा ध्वनि परिवर्तन जो हुआ वो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के रूप में हुआ। व्हेन वी कंपेयर द मिडिल एंड मॉडर्न कॉन्सोनेंट सिस्टम, अगर हम मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के कॉन्सोनेंट सिस्टम को कंपेयर करें, तुलना करें, वी फाइंड, हम लोग पाते हैं, वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। उनमें मिडिल इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश की तुलना करें आज से तो आकाश पाताल का अंतर दिखाई पड़ेगा। बट द वॉवेल सिस्टम आर वेरी डिफरेंट, लेकिन आज वॉवेल सिस्टम काफ़ी बदल चुका है। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि बिटवीन मिडिल इंग्लिश एंड आवर टाइम्स, मिडिल इंग्लिश और आज का जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके बीच द लॉन्ग वॉवेल्स हैव चेंज्ड कंसिडरेबली। जो लॉन्ग वॉवेल्स हैं वो धीरे धीरे बदल रहे हैं, बड़े पैमाने पर लॉन्ग वॉवेल्स बदल चुके हैं। बट द शॉर्ट वॉवेल्स हैव रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन जो शॉर्ट वॉवेल हैं वो सेम है, RAT रैट ही हो रहा है। ठीक है, RATE रेट, बात समझ रहे हैं? इसके उच्चारण में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। आप बोलने वाले जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी इंग्लिश को अगर आप सुने तो आपको उनमें परिवर्तन पता चलेगा, कितना परिवर्तन हो रहा है। द सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टिंग द लॉन्ग वॉवेल्स,
ये जो चेंजेज है वो उसने प्रभावित किया, अफेक्ट किया है लॉन्ग वॉवेल्स को ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश की जो लॉन्ग वॉवेल है इज़ नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। इसी को ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहा जाता है। शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान हम लोग शिफ्ट करते हैं, जैसे कोई रूम चेंज करते हैं तो उस रूम का सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। उसी तरह जो वो वॉवेल का जो शिफ्ट है, वॉवेल भी शिफ्ट हो चुका है लॉन्ग वॉवेल्स, ठीक है, लेकिन शॉर्ट वॉवेल उतना शिफ्ट नहीं हुआ है। चलिए फिर भी ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बस एक पेज और है वो भी पढ़ लेते हैं। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, मिडिल इंग्लिश का साहित्य, किताबें कुछ। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स क्वाइट एक्यूरेटली द चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के भाग्य को पूरी तरह से बदल देने वाला मिडिल इंग्लिश साबित हुआ। द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज, इस मिडिल इंग्लिश जब शुरू हुआ उसका जो शुरुआत का जो समय था 1150 से 1215 ईस्वी तक, इज़ एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर। ये एकदम धार्मिक प्रवृत्ति का इंग्लिश था, क्योंकि उस समय इंग्लिश में सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। ड्यूरिंग द पीरियड द अपर क्लास मेनली पैट्रोनाइज्ड फ्रेंच लिटरेचर एंड इंग्लिश राइटर्स कुड नॉट एक्सपेक्ट सपोर्ट और पैट्रोनेज फ्रॉम देम। जो उस समय जो पीरियड था, जो अपर क्लासेस जो लोग थे, मेनली पैट्रोनाइज्ड फ्रेंच, जो पैट्रोनाइज्ड जो फ्रेंच लोग थे, ठीक है, मतलब जो संरक्षित जो फ्रांस की जो भाषा थी लिटरेचर एंड इंग्लिश राइटर्स, और इंग्लिश के जो राइटर थे वो एक दूसरे को सपोर्ट करने में और एक दूसरे को समर्थन करने के मूड में नहीं थे। मतलब इंग्लिश के जो राइटर थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को सपोर्ट करने के पक्ष में नहीं थे, और जो फ्रेंच लैंग्वेज के जो राइटर थे वो इंग्लिश को सपोर्ट करने के मूड में नहीं थे। मतलब दोनों अपनी अपनी भाषाओं को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। इट वाज अ चर्च, और उसमें एकमात्र चर्च जो था वो एकमात्र ऐसा जगह था, एकमात्र ऐसा संस्था था। एंड दियर लीडर्स, और उस चर्च के जो लीडर्स थे, हु वेयर कीन टू स्प्रेड। कीन का मतलब होता है उत्सुक, उत्साही, एकदम तेज, एकदम मतलब एकदम लगनशील। वे जो चर्च के जो नेता थे वो एकदम उत्सुक थे टू स्प्रेड द रिलीजन, धर्म को फैलाने में। उस समय वे लोग धर्म को खूब फैला रहे थे। एंड सो प्रोमोटेड नेटिव लिटरेचर, और इसलिए वे उन लोगों ने अपने नेटिव लिटरेचर को बढ़ावा देना शुरू किया, क्योंकि उन्हें अपने धर्म को फैलाना था, और धर्म को फैलाने के लिए लोगों को समझाना था। लोग कैसे समझते, जो लोग बोलते थे उसी भाषा में लोगों को समझाना था। इसलिए इंग्लिश में काफ़ी किताबें लिखी गई, जिसकी वजह से इंग्लिश का उद्धार हुआ, इंग्लिश आगे बढ़ा। द सेकेंड फेज ऑफ दिस पीरियड, जो दूसरा फेज था, जो रिलीजियस फेज के बाद जो दूसरा पीरियड था, दूसरा अंतराल था 1250 से 1350 के बीच का जो समय था, डिस्प्लेज अ टेंडेंसी, ये ऐसी प्रवृत्ति को दर्शाता है टू वैरायटी एंड डायलेक्टियल सब डिवीज़न, जिसमें कई वैरायटी हुए और कई जो डायलेक्टिकल जो सब डिवीज़न है, जो इंग्लिश कई भाषाओं में, मतलब कई तरह से इंग्लिश को बांट दिया गया। In addition to the religious writings, there are also some secular works. Religious books तो लिखी ही गई, जो उस धर्म की, चर्च का जो धर्म होता है ईसाई धर्म, उसकी किताबें तो लिखी गई। बाकी कुछ सेक्युलर किताबें भी लिखी गई, जो धर्म निरपेक्ष, बिना धर्म से संबंधित किताबें भी लिखी गई। Many of these were ट्रांसलेशंस ऑफ पॉपुलर फ्रेंच रोमांस। उसमें एक सबसे बढ़िया किताब था जो फ्रांस भाषा का रोमांटिक बुक था, जिसका नाम था ले ऑफ हैवेलॉग द डेन। ये फ्रेंच भाषा का किताब था, लेकिन उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। रिटन इन मिडलैंड डायलेक्ट, जो आज की इंग्लिश है हम लोगों की मिडलैंड डायलेक्ट, उसमें उसे ट्रांसलेट किया गया। इज़ अ गुड एग्जाम्पल, ये अच्छा एग्जाम्पल है इंग्लिश का, जिसने फ्रेंच को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि फ्रेंच को पूरी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया उन लोगों ने। दिस पोएम शोज़, ये पोएम दिखाता है क्लियरली, पूरी साफ साफ, कि दैट द ओल्ड इन्फ्लेक्शंस आर ऑल गॉन। ये जो पुराना जो इन्फ्लेक्शन था, जो ओल्ड इंग्लिश का जो प्रभाव था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। एंड द वोकेबुलरी इज़ ऑलमोस्ट अनमिक्सड विद फ्रेंच, और जो वोकेबुलरी थी वो फ्रेंच लैंग्वेज से, फ्रेंच भाषा के वर्ड से पूरी तरह से अनमिक्स थी, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं थी इंग्लिश में। Two other works of this period which contain a high proportion of French words are the, और कुछ ऐसी किताबें भी लिखी गई जिसमें फ्रेंच वर्ड्स भरे पड़े थे। उन किताबों का नाम था द रोमाउंट
ऑफ द रोज रिटन बाय जॉफ्रे चौसर एंड द रोमांस ऑफ किंग अलेक्जेंडर। ये किताबें जो है वो दोनों के द्वारा लिखी गई, जिसमें फ्रेंच वर्ड्स काफ़ी भरे पड़े थे। द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, जो 14th सेंचुरी के आधे के बाद जो समय था 1340 से 1400 ईस्वी का, इट इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स। इसमें कई इंग्लिश के व्यक्तिगत लेखक हुए जिन्होंने अपनी विचार लिखे, अपने अलग अलग अपना पहचान बनाया इंग्लिश के क्षेत्र में। दिस फेज इज़ ऑल्सो रेफर टू द क्लासिकल मिडिल इंग्लिश। इसे क्लासिकल मिडिल इंग्लिश भी कहा जाता है। द नोटेबल राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के जो नोटेबल जो मुख्य राइटर हैं हुए वो थे चौसर, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन विक्लिफ। The following are the well-known works of these writers who have made this an outstanding age। यहाँ पर कुछ राइटर के कुछ किताबों का नाम है जिन्होंने इस एज को, इस समय को आउटस्टैंडिंग बना दिया, एकदम मतलब ज़बरदस्त बना दिया इंग्लिश भाषा को। चौसर की किताब है द प्रोलॉग टू द कैंटरब्यूरी टेल्स। गोवर का किताब है मेडिटेंटिस वोक्स क्लेमेंटिस कन्फेसियो एमेंटिस। लैंगलैंड की किताब है पियर्स द प्लोमैन। विक्लिफ की किताब है बाइबल। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि किताब का नाम दे देगा, इसके राइटर कौन है। इसका मैंने PDF भी बनाया है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप PDF मुझे मांगे, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और जो बीच में ही छोड़ के चले गए होंगे उसको तो पता नहीं है। खैर, 2 अदर ग्रेट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, देखिए सब्सक्राइब करके जाइएगा। 2 अदर ग्रेट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का, इस अवधि का जो 2 मुख्य काम हुआ, आर बाय अननोन, वो अननोन था, नहीं पहचाना गया किसने लिखा। अननोन ऑथर्स, कुछ किताबें अननोन ऑथर के द्वारा उन्होंने लिख दी, अपना नाम नहीं लिखा। बट दिस इज़ नो वे डिमिनिशेस दियर इम्पोर्टेंस, लेकिन कभी भी किसी भी तरह से उनके महत्ता को कम नहीं किया जा सकता उन किताबों का जिनके राइटर का नाम नहीं पता है। दीज आर द पियल, उस किताब का नाम है द पियल, और दूसरी किताब का नाम है सर गैवेन एंड द ग्रीन नाइट। इन किताबों के लेखक का नाम नहीं पता, लेकिन इन किताबों की जो महत्व है उसको कम नहीं किया जा सकता। द लैटर, बाद में, इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री के बहुत अच्छे एग्जाम्पल आए, इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया पोएट्री आई। द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पिनेकल्स ऑफ पोएटिक, और वो जो कविताएं थी इंग्लिश की वो पूरे दुनिया में एक्सेप्ट की गई, दुनिया के लोगों को अच्छी लगी। पिनेकल्स ऑफ पोएटिक, वो कविता की एकदम चरम सीमा थी। पिनेकल का मतलब होता है चरम सीमा, एकदम ऊपरी शिखर। कविता का जो महत्व है, कविता का जो प्रेम है, प्यार मिला इंग्लिश पोएट्री को, बहुत ज़्यादा मिला इस एज में। अचीवमेंट्स, ये जो प्राप्तियां थी, आर द वर्क्स ऑफ चौसर, चौसर की लिखी गई किताबें, विच प्रोवाइडेड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मीडिएवल लाइफ एंड टाइम्स। वो जो मध्यकालीन जो जीवन था लोगों का, उस लोगों के जीवन काल के बारे में कई इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं हमें चौसर की किताब से मिलती है। दस इसलिए चौसर्स वर्क आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर। इसलिए चौसर की किताबें पढ़ के आपको मिडिल इंग्लिश ग्रामर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप कुछ नया सीखने के जिज्ञासी हैं तो चौसर की किताबें आप बुक कर लें, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से आप पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, उस मिडिल इंग्लिश की वोकैबुलरी के बारे में सीखने को मिलेगा और उसके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के बारे में सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, चैनल में जाइए, देखिए और पढ़िए।